हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1, 2 और 3 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, कल वाले वीडियो में यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मैंने आपको आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, 1 से लेकर के 3 तक का सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। पहला प्रश्न देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। प्रश्न पढ़िएगा कि कौन सा हवाई अड्डा रनवे के दोनों छोर पर स्वदेशी रूप से विकसित एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम पाने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो देखिए, ये पहला हवाई अड्डा बना है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गया है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए कि कुबरटबेक वोरोनोव को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो देखिए, कुबरटबेक वोरोनोव जो है ये किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किर्गिस्तान की राजधानी ध्यान रखिएगा बिश्केक है। पूछा जाता है, आपके एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक द्वारा जारी नई क्रय शक्ति समानताओं पीपीपी के अनुसार पीपीपी के संदर्भ में एक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है। तो देखिए, भारत की जो वैश्विक स्थिति है वो तीसरी है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए कि उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताएं जिसे अमेरिकी सीनेट द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन एनएसएफ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 सेतुरामन पंचनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5वां प्रश्न कि किस संस्था के वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च आधारित हेमोस्टेट सामग्री विकसित की है। तो फ्रेंड्स, ये किया है INST, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी कि INST। इसी के वैज्ञानिकों ने एक स्टार्च आधारित जो है हेमोस्टेट सामग्री विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, छठा प्रश्न है कि किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड्स, ये जीत लिया है लिवरपूल ने। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये हिस्ट्री का प्रश्न है। देखिए, हिस्ट्री से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा कि सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो शुरू हुआ था ग्रीक के शासनकाल में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम ग्रीक यानी कि जो यूनानी लोग थे, इन्होंने ही सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्का था उसको जारी किया था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ग्रीक शासकों के द्वारा जो है जारी किया गया था। 8वां प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली, ठीक है, विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था, याद रखिएगा, ठीक है। चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूछा जाता है कि किसने करवाया था। तो देखिए, बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये कराया था चोल शासक राज प्रथम ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये किसने किया था? तो ये किया था रंजीत सिंह ने। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने किया था फ्रेंड्स? रंजीत सिंह ने किया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंजीत सिंह जो थे ये किस मिसल के थे, ये पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, ये सुकरचकिया मिसल के थे। किस मिसल के थे? यहाँ मैं लिख देता हूँ, सुकरचकिया, ठीक है, सुकरचकिया मिसल के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि इक्ता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी। तो देखिए, इक्ता प्रथा जो थी यह किसके समय प्रचलित थी? तो दिल्ली सल्तनत के समय में। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए इकता सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी, ठीक है, जिसका वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि पर स्वामित्व प्राप्त नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। ठीक है, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को, याद रखिएगा 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। देखिए ऑप्शन में रास बिहारी बोस नहीं है, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर रास बिहारी बोस रहे तो आप रास बिहारी बोस पर लगाइएगा। आज़ाद हिंद फौज, अगर प्रश्न पूछे कि आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसने किया था, तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से भूगोल के, देखिए 6 प्रश्न इतिहास से पूछे जाएंगे। भूगोल में है 13 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस धातु का भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? तो फ्रेंड्स ये है एल्युमिनियम का। ऑप्शन 3 जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में सर्वाधिक बाहुल्य सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में सिलिकॉन नहीं दिया हुआ है, एल्युमिनियम दिया हुआ है, तो आप इसको टिक लगाइएगा। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है वो कौन सी परत है फ्रेंड्स? वो है क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षोभ मंडल जो है मानव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण परत है। ऋतु संबंधी तथा मौसम संबंधी सभी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, और समताप मंडल जो होता है यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए, यानी कि एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल होता है। इसमें कोई भी वायुमंडलीय घटना नहीं होती है। रेडियो तरंग कहाँ से वहाँ से आते हैं? तो ये आयन मंडल से आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है। गोदावरी नदी बहती है, तो देखिएगा गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए गोदावरी नदी जो है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो नासिक से निकलती है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और यह नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है। उसके बाद अगर बात करें, देखिए इसका 50% जो भाग है वो महाराष्ट्र में है। उसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में यह बहती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी किस राज्य में है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है सिक्किम में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई जो है 8,598 मीटर है। मीटर में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यह जो है पूर्वी हिमालय की सिक्किम और नेपाल सीमा पर स्थित है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कैमूर का पठार जो है यह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को पता भी होगा, चूना पत्थर के लिए यह जो है प्रसिद्ध है कैमूर का पठार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो बताइएगा इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा मिथिला मैदान। ठीक है, मिथिला मैदान जो है उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अब हमारा यहाँ से पॉलिटी का है। देखिए पॉलिटी का 19 नंबर प्रश्न पड़िएगा कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य की किसके शासन से है? तो फ्रेंड्स ये राज्य के राज्यपाल के शासन से है, यानी कि ऑप्शन 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और आपको पता है 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 352 जो है इसमें बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और जो है आंतरिक विद्रोह यानी के समय जो है आपातकाल लगाया जाता है। उसके बाद 356 में राष्ट्रपति शासन है राज्यों में, और अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, और वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित में से
किसके तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? कि अभी मैंने बताया था कि अनुच्छेद 356 के तहत, ठीक है। राज्यों में 356 के तहत, 352 जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल है, सशस्त्र आंतरिक विद्रोह और बाह्य आक्रमण के समय ये लगाया जाता है, और 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, जो कि एक भी बार नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है, तो लाइक करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व ऋण वसूली की निधि में जाता है। तो सही आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का लोक लेखा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम राष्ट्रपति की चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों के विधानमंडल के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपराष्ट्रपति जो होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो फ्रेंड्स ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, और राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह संविधान के भाग 4 में है। आपको याद होगा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा राज्य के नीति निर्देशात्मक तत्वों में, इससे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में इसे रखा गया है भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर। फ्रेंड्स 24 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो कल ही मैंने आपको बताया था कि 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था उसी के तहत जोड़े गए थे, और इसको जो है 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स अब हम इकोनॉमिक्स के प्रश्न कवर करेंगे। देखिएगा 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न स्तरीय वस्तुएं की मांग में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? इसमें से कौन सा एक उपाय है जो राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा? फ्रेंड्स बाकी जो सेट है 1 से लेकर के 3 तक को जरूर देख लीजिएगा, इसी प्रकार का इंपॉर्टेंट सेट वो भी है। तो 26 का अगर बात करें तो फ्रेंड्स 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा जल्दी से। तो देखिए 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वितरण करके। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी 3 जनवरी, माफ़ कीजिएगा जनवरी 2016 में, जनवरी 2016 में किया गया था, ठीक है। 13 जनवरी, मैंने 3 जनवरी बता दिया, 13 जनवरी 2016 को हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि काला बाजार वह स्थिति है जिसमें, काला बाजार वह स्थिति है जिसमें, तो देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जब कीमतों में वृद्धि हो चुकी होती है। माल को स्टोर करके रख लीजिए और जब कीमत बढ़ती है तो उसको उतारिए मार्केट में, इसी को तो काला बाजारी कहते हैं, और ज़्यादा रेट पर। 29 नंबर देखिए, किसी मुद्रा यानी कि करेंसी के अधिकीलन का अर्थ है कि मुद्रा के मूल्य को इस प्रकार निर्धारित करना। तो फ्रेंड्स सही आंसर हो जाएगा निम्न स्तर पर, ठीक है, निम्न स्तर पर निर्धारित करना। ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापार नीति में शामिल है, व्यापार नीति में शामिल हैं, तो फ्रेंड्स व्यापार नीति में निर्यात आयात नीति शामिल है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिएगा अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 55 तक, ठीक है, यानी कि जो 25 प्रश्न जो हैं आपके मैथ और रीजनिंग मिलाकर पूछे जाएंगे। क्लियर है, इनको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ जो है आंसर पूरा व्याख्या सहित जैसे मैं बता रहा हूँ उससे भी अच्छे तरीके से आपको आंसर लिखा हुआ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। देखिए यहाँ से साइंस का प्रश्न है। 56 नंबर में देखिए कि हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बने होते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे दांत और अस्थियां, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे दांत और अस्थियां जो हैं ये किससे बने हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका एक जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फ्लोरीन जो है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्लोरीन, ठीक है। इससे जो है दांत का क्षरण होता है, दांत नष्ट होता है फ्लोरीन के कारण से। अगला क्वेश्चन देखिए कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो फ्रेंड्स गठिया रोग होने का ज़्यादा खतरा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्टप्राय पशु कौन सा है। तो सबसे पहले जानिए ये साइलेंट वैली है कहाँ। तो ये फ्रेंड्स केरल राज्य में है। पूछा जाता है साइलेंट वैली कहाँ है, तो केरल में है। उसमें दुर्लभ और नष्टप्राय पशु जो है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह है शेर की पूंछ वाला एक बंदर की तरह होता है, मैकाऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रकार का बंदर का प्रजाति है, ये पाया जाता है। और देखिए इसको जो है रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। रेड डाटा बुक जो होता है, जो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। पूछा जाता है IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है, और उसी में जो विलुप्त प्राय जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनको रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परखनली शिशु के संबंध में तथ्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडे का निषेचन माँ के शरीर से बाहर किया जाता है, परखनली में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैं विस्तार में बता देता हूँ आपको, पादप कोशिका और पशु कोशिका यानी कि जंतु कोशिका। तो देखिए पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्लियर है। उसके बाद सुनिएगा, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोजोम अनुपस्थित रहता है और इसमें जो है उपस्थित रहता है। क्लियर है। पादप कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित नहीं रहता है। क्लियर है। उसी प्रकार पादप कोशिका में रसधानी उपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में रसधानी उपस्थित नहीं रहता है। तो एक एक करके आप पढ़िए मैंने क्या बताया है। तो मैंने बताया है कि क्लोरोप्लास्ट जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, यह पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका भित्ति जो है यह भी जंतु कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियोलॉजिस्ट आंतों का सीधा एक्सरे फोटोग्राफ सामान्यतः क्यों नहीं लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक्सरे किरणें बिना अच्छा प्रतिबिंब बनाए आंतों से पार निकल जाती है, ठीक है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो विलियम रोंगजन ने किया था। आपको याद होगा एक्सरे की खोज, याद रखिएगा, विलियम रोंगजन ने किया था। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इन्होंने एक्सरे का खोज किया था। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो गया है। तो ये कौन सा जानवर है बताइए। तो फ्रेंड्स ये जानवर है वुली उल्फ, यानी कि ऑप्शन 3 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। वुली उल्फ भारत में विलुप्त हो गया है और इस बुक ये जो है विलुप्ति के खतरे में पड़े जीव को IUCN, अभी मैंने बताया है IUCN रेड डाटा लिस्ट में इसको शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सोजीव विज्ञान में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। एक्सोजीव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, तो बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने DNA का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए DNA का विश्लेषण किया था आर्थर कोर्नबर्ग ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए वाटसन और क्रिक जो थे ना, इन्होंने खोज नहीं किया था। वाटसन और क्रिक जो है इसके रहस्य से पर्दा हटाए थे। खोज वास्तव में किया था आर्थर कोर्नबर्ग ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है क्लोन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लोन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, दो बंधुआ परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता अंतर जितना कम होगा उतना ही आपको बताना है कि क्या अधिक होगा, तो उतना ही जो है सहसंयोजक बंध, ठीक है, सहसंयोजक बंध जो होगा यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक प्रतिक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है चाहे वह एक या कई चरणों में, दो या दो से अधिक चरणों में लाई गई हो, इससे क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है हेस का नियम, ठीक है, इसको कहा जाता है हेस का नियम, याद रखिएगा, हेस का नियम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 है कि एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया में डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच जो है क्या है? तो फ्रेंड्स ये डेल्टा एच है एक्सोथर्मिक प्रक्रिया में क्या है? तो ये है नकारात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और उत्सर्जन होता है वो क्या कहलाती है? उत्सर्जन जिसमें होता है ऊष्मा का, ऊष्मा क्षेपी कहलाती है, और जिसमें उत्सर्जन नहीं होता है उसमें ऊष्मा शोषी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम नंबर सर्वसम नहीं होते हैं, यह है? तो फ्रेंड्स यह जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आपको पता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमेंट का दृढ़ीकरण किसके कारण होता है? सीमेंट का दृढ़ीकरण जो है किसके कारण से होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जल योजन और जल अपघटन से, ठीक है, जल योजन और जल अपघटन से। चलिए, सीमेंट जो है कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट यहाँ मैं लिख देता हूँ एल्यूमिनेट, और कैल्शियम सिलिकेट का, ठीक है, कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, माफ कीजिएगा। प्रश्न है कि बेरियम सल्फेट की पानी में कम घुलनशीलता किसके कारण होती है? तो ये को बताना है कि किसके कारण से इसकी कम घुलनशीलता होती है। तो फ्रेंड्स ये होती है विनियोजन ऊर्जा के कारण से, ठीक है, किसके कारण से? विनियोजन ऊर्जा के कारण से होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि वह प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक पदार्थों का काल निर्धारित करने के लिए विघटन नाभिकता यानी कि रेडियो एक्टिविटी का प्रयोग करती है? तो आपको पता है क्या कहा जाता है इसको? इसको कहा जाता है यूरेनियम काल निर्धारण, ठीक है, यूरेनियम काल निर्धारण, ठीक है। चलिए, और कार्बन डेटिंग भी आपको पता होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि कार्बन डेटिंग क्या है। फिर देखिए, काल निर्धारण, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर देखिए, 74 नंबर, कैंडिला किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स कैंडिला जो है यह चमकदार तीव्रता की इकाई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यह एसआई मात्रक है। 75 नंबर देखिए, प्रश्न है कि एक समय अंतराल के दौरान जबकि कण की गति बढ़ जाती है क्योंकि यह एक्स अक्ष पर चलता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है, इसका वेग और त्वरण हो सकता है। देखिए चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्रमशः ऋणात्मक और ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से पर्यावरण और पारिस्थितिकी का प्रश्न भी 4-5 पूछे जाएंगे, इसको आइए कवर करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िएगा कि ठोस अपशिष्ट के शोधन की प्रक्रिया पायरोलाइसिस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक करके आप लोग
चारों कथन पढ़ लीजिए। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है, तीसरा ऑप्शन और ये नीचे चौथा ऑप्शन है। तो इसमें से सही होगा ऑप्शन नंबर 2। यह प्रक्रिया वायुमंडलीय दाब में 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान पर होती है। ठीक है, पायरोलोसिस की प्रक्रिया जो है यह 430 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप पर होती है। पायरोलोसिस की प्रक्रिया, यहाँ पे पायरोलोसिस के बारे में ये कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के बारे में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है। देखिए चारों कथन आपको दिख रहे हैं। ऊर्जा प्रवाह कैसी होती है यह बताना है। तो आपको देखिए ये उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता और फिर अपघटक, यानी कि तीसरा जो है उत्पादन होगा, उसके बाद उसको खाया जाएगा और जो खा के जो मर जाएगा उसको कौन विनाश करता है, उसका जो विघटन कौन करता है, तो अपघटक करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा और डिटेल में इसको पढ़ सकता है। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, चलिए पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी से आरंभ होने वाली प्रसिद्ध 3 शब्द कौन से हैं। पर्यावरणीय जागरूकता, ठीक है, तो सही आंसर देखिए इसमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन, यानी कि आबादी, गरीबी, निर्धनता और प्रदूषण। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे है पॉपुलेशन, पॉवर्टी और पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 79 नंबर की जैव आवर्धन का अर्थ किसमें निहित है। जैव आवर्धन का अर्थ जो है विषाक्त पदार्थ आवर्धित होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है कि जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किस रूप में किया जाता है, ये रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, जल उपचार में रोगाणुनाशक के रूप में पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए 80 से लेकर के 20 तक में, यानी कि 20 प्रश्न आपके एग्जाम में हिंदी से पूछे जाएंगे। देखिए बताइएगा कि किरण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए किरण का पर्यायवाची शब्द जो है रश्मि है। इसका और भी कुछ पर्यायवाची शब्द है जैसे कि अंशु, मरीचि। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्न यहाँ कि अशुद्ध शब्द पहचाना है। तो देखिए अशुद्ध शब्द इसमें से कल्याण सही है, भाषा भी सही है, नमस्कार भी सही है। ये वाला कल्याण जो है अशुद्ध है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अति आवश्यक जो है किस प्रकार का संधि है। तो देखिए इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आएगा संधि विच्छेद, अति प्लस आवश्यक। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अति प्लस आवश्यक। तो ये जो है किस संधि का उदाहरण है, यह है यण संधि का उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्न में संधि विच्छेद पहचानिए। ठीक है, संधि विच्छेद इसमें से पहचानना है कि कौन सा है जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद है। तो देखिए जगन्नाथ का जो सही संधि विच्छेद है वो ऑप्शन 1 है। जगत में ये त में हलंत रहेगा और नाथ रहेगा, ये जो है करेक्ट है, बाकी सारे गलत है। नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वोत्तम विलोम शब्द बताना है। तो आय का क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए आय का विलोम शब्द हो जाएगा व्यय। ठीक है, ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए हुए विशेषण का भेद पहचानिए। ठीक है, भेद पहचानिए। वार्षिक दिया हुआ है तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो वार्षिक जो है एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ऑप्शन 3 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है, देखिए ये गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ करके आपको आंसर देना है। तो देखिए ये लंबा है गद्यांश, इसको हम लोग आपको जब मैं PDF दे दूंगा तो वहां से आप पढ़ करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ कहा गया है कि 87 से लेकर के 91 तक में गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ देखिएगा 92 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समान अर्थी शब्द क्या है। पराजय एवं माला का, ठीक है, पराजय मतलब हार होता है और माला का भी तो हार ही होता है, तो ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें से आपको अलंकार बताने हैं। इसमें से है कौन सा अलंकार है फ्रेंड्स, इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो रीति का होता है रीतियाँ, आपको पता है रीति का रीतियाँ होता है, लेकिन रीतियाँ सही कौन सा लिखा हुआ है। तो रीतियाँ सही लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। चलिए 95 नंबर देखिएगा, 95 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मैं छुपाना जानता तो खाली स्थान है, मुझे डैश समझता
ही खाली स्थान है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्पों का चयन करके आपको रिक्त स्थान पूर्ति करने हैं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मित्र धूर्त। देखिए इसको पूरा करिए सेंटेंस को, मैं छुपाना जानता तो मित्र मुझे धूर्त समझता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानना है। एक सेंटेंस जो दिया गया है इसमें एक शुद्ध है, उसको आपको पहचानना है। ये देखिए, ये थोड़ा सा सुधार देता हूं, यहां कुछ नहीं है। ठीक है, ये 2 खाली स्थान है, तो पहचानिए इसमें से सही कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसमें से दूसरा जो है सही दिया हुआ है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये जो है बिल्कुल व्याकरण की दृष्टि से सही है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्याज स्तुति अलंकार। 98 नंबर देखिए, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचे घट जिमि डोरो फेरी, सकहु मेरु मसुक जिमि तोरी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? देखिए जब आप पढ़िएगा ना तभी आपको पता चल जाएगा ये कौन सा अलंकार है और कौन सा इसमें रस है। तो देखिए इसमें जो है वीर रस है। ठीक है, आपको लग रहा है ना वीर रस है, वीरता इसमें आपको पता चल रहा है। ब्रह्मांड उठाओ ऐसे लग रहा है ना, तो ऐसे आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा। मीठा शब्द का विलोम बताना है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए, मीठा शब्द का उल्टा शब्द क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा। 100 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा उन्नति का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो उन्नति का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए उमंग जो है यह खुशी का पर्यायवाची शब्द है, बाकी उत्थान विकास और उत्कर्ष जो है यह उन्नति का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स 100 प्रश्न कवर किए हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए चैनल से। रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम तक मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।